अच्छा, तो 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी ट्राइसोमी 21, जिसके बारे में हमने सिंपली पढ़ा था कि आपके 21st पेयर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है। अब वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, जब वो आगे आगे डेवलप करता है तो उसकी वजह से ही सारे के सारे जो फिज़िकल ट्रेट्स हैं, जो चेंजेस हैं, जो आपकी डेवलपमेंट के डिलेज़ हैं, वो तमाम जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के अंदर पाई जाने वाली गलत या इरेलीवेंट नॉलेज की वजह से होती है। और मोज़ेक में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर मिक्सचर होता है ट्राइसोमी 21 और नॉर्मल सेल्स का। कोई एक सेल टेस्ट किया तो उसकी हमने जब कैरियोटाइप एनालिसिस की तो उसमें सिंपल 46 क्रोमोसोम्स थे, कोई और सेल उसके साथ वाला हमने टेस्ट किया तो उसमें 47 थे। ये मोज़ेक है। और ट्रांसलोकेशन जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि 21st पेयर के साथ हमारा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था वो वहाँ से कट के कहीं और जाके ट्रांसलोकेट हो जाता है, मतलब अपनी जगह चेंज कर लेता है। तो ये हमारी 3 टाइप्स थी। अब हम लोग आगे आते हैं स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस पे। हाँ जी मैम, ये ट्रांसलोकेशन वाला जो है वो 21 से इधर 14 पे मस्ट है कि वो 14 पे नहीं, ज़्यादा केसेस में कि वो 14 पे जल जाता है, ज़्यादा केसेस में। ठीक है। और मैंने मतलब मैं जब स्लाइड्स बनाती हूँ तो मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स पहले निकालती हूँ डिफरेंट वेबसाइट से, जैसे 5-6 जगह से पढ़ के फिर उनको सम अप करके मैं लिखती हूँ। तो मैं आपको है ना रेफरेंसेस शेयर कर दूँगी, अगर आपको चाहिए ना डिटेल में पढ़ना हो तो मुझसे आप लोग रेफरेंसेस मांग लिया करें। एक मैंने रेफरेंस शेयर किया था ग्रुप में भी, और ग्रुप में भी डाउन सिंड्रोम का, तब पता नहीं किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया था या ऐसे कुछ 1-2 दिन पहले, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई थी और वो बहुत अच्छी साइट है, बहुत अच्छा रेफरेंस था। तो अगर आपने डिटेल में टॉपिक पढ़ना हो ना तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप कोई एक आधा आर्टिकल जैसे पढ़ लें, ये चीज़ आगे आपके लिए काम आती है आपके। ठीक है जी बोलें मैम। ये जो मोज़ेक हमने पढ़ा है इसमें हमने ये पढ़ा है कि एक मतलब किसी सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और किसी में 47 है, तो जिसमें 46 होंगे तो वो तो नॉर्मल में नहीं आएगा, यानी कि मिक्सचर है ना। मोज़ेक का जो वर्डली मीनिंग होता है ना वो मिक्सचर होता है, और ये बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर। हमने पढ़ा था कि सिर्फ 1% लोगों में मोज़ेक होता है, बहुत कॉमन पाई जाती है कि उसके सिर्फ थोड़े से सेल्स होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, और ज़्यादातर उसके सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मली होते हैं। और वो पता भी तब चला जब वो रिसर्च, अगर आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे ना तो जैसे एक फैमिली थी, उसमें डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा हो गया। ठीक है। अब उन्होंने देखा कि इसके रीज़न क्या है, उसके पेरेंट्स के कैरियोटाइप एनालिसिस किए गए, फिर उनके पेरेंट्स के, तो उनकी फैमिली में पहले उनकी हिस्ट्री में देखा गया कि वहाँ पे कुछ जो फैमिली के लोग थे उनमें कुछ सेल्स जो थे उनमें ये वाला था, ये वाली डिजीज़, और वो आगे जब गया तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ी कि फिर अगली जनरेशन में ट्राइसोमी 21 आ गया। जैसे रिसर्च हुई ना काजीज़ के ऊपर कि कैसे हुआ, इनकी फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं था, तो फिर मतलब कि उनमें फिर देखा गया कि नॉर्मल सेल्स और मोज़ेक सेल्स जो थे ना वो मिक्स हुए थे, तो इसी वजह से उसकी सेल डिवीजन में एरर्स आ गए। ठीक है। और इनकी लेस सिवियर सिम्टम्स ये होती हैं। ठीक है। तो आप लोग ऐसे किया करें कि आप लोग थोड़ा डिटेल में चीज़ को पढ़ा करें। जैसे अब डाउन सिंड्रोम के टाइप्स है, टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम के MCQs कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो उसमें आप लोग को कई नई चीज़ें मिलती हैं सीखने के लिए। MCQs की प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। तो आप लोग क्या करें, जहाँ से समझ ना आए तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर लिया करें, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो भी ऐसा कोई इशू हो। ठीक है। और आप लोग गूगल के, अब तो PPSC में गूगल से ही चीज़ें आ जाती होती हैं, हालांकि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट में गूगल से चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, तो गूगल वाले MCQs आ जाते होते हैं पेपर में, तो गूगल पे प्रैक्टिस करते रहा करें आप लोग। अच्छा, स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस को स्टार्ट करें अब हम लोग। तो स्क्रीनिंग के बारे में जैसे पहले ही हमने पढ़ा हुआ है कि ये हम कहते हैं किसी बीमारी को पता करना कि वो चीज़ है या नहीं, येस और नो, कि वो बीमारी आपको है या नहीं, उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग, कि सिंपल येस या नो के अंदर आंसर, कि एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं, उसके लिए हम लोगों ने जो टेस्ट किया सिंपल सा वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। और स्क्रीनिंग के टेस्ट जो होते हैं यूजुअली इनफॉर्मल होते हैं, वो हम लोग आम बंदा भी देख के क्लास टीचर कर लेगा कि ये जो बच्चा है, एक पूरी जैसे चेकलिस्ट बना सकते हैं हम लोग, खुद से भी बना सकते हैं ना।
जैसे अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग की चेकलिस्ट बनाएं, तो आप लोग उसमें क्या क्या पॉइंट लिखेंगे कि उसका फेस जो है वो फ्लैट है, येस या नो, उसकी जो आइज़ हैं वो स्लैंटेड हैं अपवर्ड, येस या नो, उसकी जो टंग है वो प्रोट्रूडिंग है, बाहर की तरफ निकली हुई है, येस या नो। ऐसे स्केल्स क्वेश्चनियर्स की फॉर्म में, यानी कि स्मॉल एयर्स है, यस या नो। हाँ जी, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि अगर ज़्यादा आपके टिक आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ इसके में तो डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग येस में आ रही है, अगर ज़्यादा क्रॉस आ रहे हैं तो हम कहेंगे नो है। इसको कहते हैं स्क्रीनिंग, येस या नो, कि हम लोगों ने देखना है कि इसमें ये वाली चीज़ है या नहीं है, और वो इजीली हमें पता चल जाता होता है ना कि जब आप जो छोटी सी चेकलिस्ट बनाए थोड़े से पॉइंट्स की, हम खुद भी अब तो उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लिखने हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, फिर अब पता हमें चल गया कि बच्चा जो है उस डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, तो फिर हमने उसकी आगे डिटेल करनी है कि वो माइल्ड लेवल का है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, उसके कौन कौन से डेवलपमेंटल एरियाज़ के अंदर डेफिशिएंसीज हैं, वो जो बच्चा है उसमें डाउन सिंड्रोम की टाइप कौन सी है, उसकी आगे जो डिटेल्ड हम लोगों ने उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डिटेल्ड असेसमेंट करके उसको फिर हम डायग्नोसिस कहते हैं। तो डायग्नोसिस टेस्ट यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके पीपीएससी के एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीवीएस होता है, क्रॉनिक विलस सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, आपके प्लेसेंटा से टिश्यू लिया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है। अब ये प्री नेटल टेस्ट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यानी कि बिफोर द बर्थ, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम लोगों ने टेस्ट करना है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, अगर है तो वो हमें पता चल जाएगी सीवीएस के ज़रिए से। अब प्लेसेंटा क्या होता है, आप लोगों में से पता होगा, काफ़ी बच्चों को जिनको नहीं पता, तो प्लेसेंटा ये वाला जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, माउस को क्या हो गया, एक हमारा नर्व्स का एक स्ट्रक्चर होता है ये वाला प्लेसेंटा, जिसके साथ जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जहाँ से न्यूट्रिशन आनी होती है वो अटैच हुई होती है। तो ये वाला जो एक मैस होता है, एक स्ट्रक्चर, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा का सैंपल लिया जाता है, उसके सैंपल को एनालाइज करते हैं तो पता चल जाता है कि अगर बच्चे में कोई जेनेटिक, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी अगर है तो पता चल जाती है। ठीक है, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, पहले 3 महीनों के अंदर। ठीक है, तो पहले 3 महीनों में बेबी भी डेवलप इतना नहीं हुआ होता, तो तब इजीली आप प्लेसेंटा का सैंपल ले सकते हैं, जैसे बायोप्सी होती है ना, सैंपल लिया जाता है। और दूसरा टेस्ट हमारा एमनियोसेंटेसिस, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपके एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, ये आपका ये जो बेबी है, जो भी फीटस है, वो एक फ्लूइड के अंदर पड़ा होता है। तो फ्लूइड में इसलिए होता है ताकि कोई चोट वगैरह से बच जाए, मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, बच्चे को पानी में रखा होता है ताकि उसको प्रोटेक्शन मिलती रहे, सेफ्टी मिलती रहे। तो वो जो पानी होता है उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ये वाली जो थैली होती है इसको हम एमनियोटिक सैक कहते हैं, एमनियोटिक सैक। और इस थैली के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, जो पानी होता है जिसमें बच्चा तैर रहा होता है, उसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो उस फ्लूइड का अगर सैंपल लिया जाए और उसको टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर अगर कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होगी तो। ठीक है, ये वाला एमनियोटिक फ्लूइड है, और ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, विच इज़ अनदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है पीपीएससी के। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है, इसमें आपके प्लेसेंटा के टिश्यूज़ का सैंपल लिया जाता है। अब जैसे पेट के ऊपर बारीक सा इंजेक्शन टाइप लगा के और वहाँ से सैंपल लिया जाता है। और ये वाले जो टेस्ट होते हैं इनमें थोड़ा सा मिसकैरेज का रिस्क भी होता है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे जैसे 6-7 मंथ्स पे जाके आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हमारा देसी टर्म है कि रंगीन अल्ट्रासाउंड अपना करवा लो, सुना होगा ना आप लोगों ने ये वर्ड। तो वो वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको हम लोग एनॉमली स्कैन भी कहते हैं, जो हमारे पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन किया जाता है। तो उस अल्ट्रासाउंड में भी आपको पता चल जाता है अगर बच्चे में कोई भी क्रोमोसोमल इशू हो, कोई उसमें डिसेबिलिटी हो, वो तब डायग्नोज हो जाती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट नेटल डायग्नोसिस हैं। अब
बच्चा पैदा हो चुका है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कोई क्रोमोसोमल इशू है, उसके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसमें किसी क्रोमोसोम की कमी है या किसी क्रोमोसोम की ज़्यादती है, तो वो कैसे पता चलेगा? उसमें पहला तो आता है फिज़िकल एग्ज़ाम। ये वाला पॉइंट पहले पढ़ते हैं ना कि डाउन सिंड्रोम में फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स होती हैं, एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और एक क्रोमोसोमल एनोमली। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और क्रोमोसोमल एनोमली। अच्छा, और इनमें डिफरेंस यही होता है कि क्रोमोसोम की ऐसी डिजीज़, ऐसा डिसऑर्डर जो क्रोमोसोम की वजह से आए, उनमें चेंजेस की वजह से आए, उनमें म्यूटेशन, उनमें वेरिएशन की वजह से आए। अभी ये म्यूटेशंस वगैरह के कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे कि जिसकी वजह से बच्चे के फिज़िकल फीचर्स अफेक्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो बच्चे के फिज़िकल जो ट्रेट्स हैं, जो उसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत है, बॉडी जो फिज़िकल फिगर है, उसमें तब्दीली लाए, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल एनोमली। जैसे कि डाउन सिंड्रोम उसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि बच्चे के फिज़िकल फीचर्स ही चेंज हो जाते हैं, जैसे माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली। ठीक, और उसके अलावा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हम कहते हैं कि एक जनरल टर्म है जिसमें क्रोमोसोम में कोई भी इशू आता है और ज़रूरी भी नहीं है कि बच्चे के फिज़िकल फीचर्स चेंज हो या नहीं हो। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, वो भी क्रोमोसोम्स ही चेंजेस की वजह से आती हैं, लेकिन उनमें फ़िज़िकल फीचर्स कुछ में चेंज होते हैं, कुछ में नहीं होते। तो जो डाउन सिंड्रोम है ये क्रोमोसोमल एनोमली भी है एक, कि जिसमें आपकी क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से आपकी फ़िज़िकल फीचर्स चेंज हो जाते हैं। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा, जब बच्चे की फ़िज़िकल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी शक्ल देखेंगे, तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को देखते साथ ही हमें पता चल जाता है कि इनमें डाउन सिंड्रोम है। इनमें उनकी एक तरह की डायग्नोसिस भी हो सकती है उस टाइम ना, हम स्क्रीनिंग डायग्नोसिस। ठीक है, और दूसरा होता है कैरियोटाइप एनालिसिस। कैरियोटाइप लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये भी टर्म है इम्पोर्टेंट, पीपीएससी में तो वैसे कभी नहीं आई, लेकिन बायोलॉजी की टर्म है कि हमारे जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो एक अरेंज स्ट्रक्चर में होते हैं। तो उन पूरे के पूरे अरेंज स्ट्रक्चर को हम कैरियोटाइप कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो मदर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो फादर से आते हैं, और वो इस तरह जैसे रैंडम पड़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े। और फिर वो सारे के सारे, लेट्स सपोज ये रेड वाले जो है ये मदर से आए हैं, अब ये ब्लू वाले जो है ना ये फादर से आए हैं। ठीक है, अब इनका पूरा का पूरा मिक्सचर पड़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फिर क्या होता है, हर क्रोमोसोम जो फादर का होगा वो अपने जैसा जो होगा वो जाके ढूंढेगा। जो साइज़ में क्रोमोसोम डिफरेंट साइज़, डिफरेंट शेप के होते हैं, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये डिफरेंट शेप्स आप लोग गूगल पे भी देख सकते हैं। फिर बायोलॉजी का टॉपिक है, वहाँ हम नहीं जाते। तो अपने जो साइज़ है, अपनी शेप के क्रोमोसोम को ढूंढता है हर क्रोमोसोम, और फिर उसके साथ जाके पेयरिंग कर लेता है। जैसे ये वाले 2 क्रोमोसोम अगर आप देखें तो ये दोनों वाले लंबे हैं, ये वाले दोनों छोटे हैं, कोई दोनों मोटे होंगे। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं कैरियोटाइप, कि कैरियोटाइप एक स्ट्रक्चर में वो आ गए। अब इनमें हर पेयर में 2 क्रोमोसोम हैं। एक वाला जो क्रोमोसोम है ये फादर से आया हुआ है, एक जो है मदर से आया हुआ है। 23 क्रोमोसोम फादर से आए होते हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से आए होते हैं। फादर वाले क्रोमोसोम में फादर के जीन्स होते हैं, उनमें फादर की इन्फॉर्मेशंस होती हैं कि फादर की हाइट कैसी है, फादर की आई कलर कैसा है, बाल कैसे हैं, कर्ली है, सिल्की हैं। और मदर वालों में मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर वो आगे जब फ्यूज़ होते हैं तो कुछ डोमिनेट कर जाते हैं और कुछ जो हैं वो रिसेसिव हो जाते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। फिर जाके कुछ चीज़ें अपेयर होती हैं आगे। फिर हमारा मियोसिस का स्टेप आता है जिसमें वेरिएशंस आती हैं, कि अक्सर चीज़ें देखी जाती हैं कि बच्चों में वेरिएशंस होती हैं, लगता ही नहीं उन्हीं पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो वो भी एक बायोलॉजी का टॉपिक है कि हमारे मियोसिस में एक नेचुरल प्रोसेस होता है वेरिएशंस आने का। उससे क्या होता है, वक्त के साथ साथ जैसे बच्चे इंटेलिजेंस लेवल उनका अपने पेरेंट्स से ज़्यादा है, अगर कोई बीमारी है तो वो अगली जनरेशन में जाके वो बीमारी ख़त्म हो रही है। तो एक नेचुरल फिनोमेना भी है तब्दीली लाने का।
तो कैरियोटाइप एनालिसिस की हम बात कर रहे थे। कैरियोटाइप में एक पूरी क्रोमोसोमल अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाती है। आपका सिंपल ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, उसकी कैरियोटाइप एनालिसिस की जाएगी, तो आपके पास ये इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा कि आपके सेल्स में क्रोमोसोम्स किस किस अरेंजमेंट में पड़े हुए हैं। अब अगर किसी डाउन सिंड्रोम वाले का हम कैरियोटाइप एनालिसिस लेंगे तो उसका यहाँ पे जो 21st पेयर है, इधर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमें नज़र आ जाएगा कैरियोटाइप के अंदर ही, तो हमें पता चल जाएगा ना कि इसको डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, तो ये भी एक स्क्रीनिंग करने का या डिग्नोस करने का एक मेथड है, कैरियोटाइप एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है ये वाला। तो आगे यही है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होती है इसके MCQs की। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को फिर नई नई चीज़ें भी मिलती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़ाहिर है आप बड़े लेवल पे हैं तो टॉपिक की और भी डिटेल्स होती हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे भी हो सकता है मैंने कुछ मिस किया हो, और भी पॉइंट्स होते हैं। तो बिहेवियर पहले के सोशल स्ट्रेंथ, सोशली तौर पे डाउन सिंड्रोम के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, अच्छी सोशल स्किल उनकी होती है, इंटरेक्शंस उनको पसंद होते हैं, बहुत अफेक्शनेट, मतलब फ्रेंडली नेचर के होते हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चे। और हमारे स्कूलों में जो सबसे ज़्यादा बेहतर बच्चे होते हैं वो डाउन सिंड्रोम वाले ही होते हैं, जो स्किल भी सीख जाते हैं, जो लर्निंग भी कर लेते हैं, जिनको इस काबिल वो बन जाते हैं कि वो कोई जॉब वगैरह आगे कर सके। और हमारे अपने स्टूडेंट्स, अच्छा स्कूल में बच्चे मुझे कह रही थी मैडम आपका तो एक्सपीरियंस नहीं है तो आप स्कूल में कैसे जाती हैं? हमारे घर के पास स्कूल है, वहाँ मैं पता नहीं आधी ज़िंदगी मैंने वहाँ पे गुजारी है, मेरे फादर वहाँ के प्रिंसिपल रहे हैं, तो बच्चों के बारे में इसलिए भी शायद ज़्यादा पता है। बचपन में जब भी जैसे छुट्टी होनी तो वहाँ पापा के साथ चल जाना उनके स्कूल में, तो इंटरेक्शन थोड़ा बहुत भी होता है ना, तो बंदे को एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर हमारे असेसमेंट्स जितनी होनी, तो असेसमेंट में पापा ने कहना है कि बेटा आप भी चल जाओ, और हमने चल जाना आराम से। इसलिए असेसमेंट हालांकि साइकोलॉजिस्ट करते हैं, हमारी एक डिस्ट्रिक्ट के सारे साइकोलॉजिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं और वो हर एक स्कूल को जाके विज़िट करते होते हैं और वहाँ के बच्चों की असेसमेंट करके उनकी फ़ाइल्स बनाते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल होता है, तो मैंने उनके साथ जाना और फिर करनी प्रैक्टिसेस, इसलिए मुझे आते हैं। हाँ, इस तरह एक्सपीरियंस भी बढ़ गया, बाकी इंशाल्लाह आगे भी हो जाएगा, अल्लाह ताला बस हिम्मत भी दे थोड़ी सी। और इंशाल्लाह आप लोगों का भी एक दिन होगा और एक दिन आप लोग मेरी जगह पे बैठ के इस तरह ही बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, सिर्फ कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करें अगर आप लोग। ठीक है, अपनी लर्निंग से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे और उसको अप्लाई करने पे अगर करेंगे। तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे बहुत ही सोशली अच्छे होते हैं, बल्कि शुरू में तो मुझे लगता था कि इनको कोई मसला ही नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं, इनको किसने यहाँ ला के बिठा दिया है। फ्रेंडली होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, वार्मथ, मोहब्बत, प्यार शो करते हैं, और लैंग्वेज के डिलेज उनमें होते हैं, उनको स्पीच थेरेपी चाहिए होती है। अभी हमारे कोर्स में लैंग्वेज और ये टॉपिक है स्पीच का, तो उसमें हम लोग लैंग्वेज की चीज़ें पढ़ेंगे, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, आपकी अफेजियाज पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट एक आप लोगों का टॉपिक होता है। तो उनको मतलब कुछ वोकेबलरी भी उनकी थोड़ी हो सकती है, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन में उनको मसले आ सकते हैं, अब अपनी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज उनकी ख़राब हो सकती है, ये रिसेप्टिव। तो उसके लिए क्या होता है कि उनका डेली एक लेक्चर जो होता है वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास होता है, जो उनको फिर वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस सिखाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज डेवलप होने लग जाती है। और कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि उनकी मेंटल करेक्टरिस्टिक्स कि टिपिकली माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, बेहतर होते हैं बाकी बच्चों की निस्बत कि उनको, लेकिन मेमोरी के, अटेंशन देने के, एग्जेक्टिव फंक्शंस के उनको चैलेंजेस आते हैं। तो एग्जेक्टिव फंक्शंस का मैंने क्वेश्चन भी दिया था, ये BPSC में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ADHD में भी यूज़ होता है, और ये आप लोगों को आना भी चाहिए। ये लिख लें आप लोग टॉपिक के एग्जेक्टिव फंक्शंस के ऊपर आप लोगों ने सर्च करना है, और अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे ना, उस पर भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगी। और दूसरा यहाँ पे हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जिसका मैं कह रही थी कि मैं आप लोगों को कहूँगी कि सर्च करने, आप लोगों ने खुद जो पढ़ना है। तो मैं फ़िलहाल तो भूल गया मुझे, चलिए आगे देखते हैं। तो एग्जेक्टिव फंक्शंस हमारी तकरीबन 13 किस्म की स्किल्स होती हैं, जो आपको रोज़मर्रा के फंक्शन करने में जो आप कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं, वो एग्जेक्टिव जो आपके यानी कि
वो वाली स्किल्स जो हमें इंडिपेंडेंट लिविंग सिखाती हैं कि हम इंडिपेंडेंटली अपने काम कर सकें। तो कौन कौन से काम हैं जिनको करने के बाद हम इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो एग्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं। तो हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं वो इनको करते होते हैं। तो वो फ्रंटल लोब अगर डैमेज हुई है या कम है तो बच्चे की मेमोरी टेंशन पे मसला आता है, कॉग्निटिव चैलेंजेस उनमें हो सकते हैं। हाँ जी, किसने किया है असेसमेंट और एवेल्यूशन का डिफरेंस? अच्छा बच्चे, असेसमेंट जो होती है ना, मुझे याद करा दिया करें, जो चीज़ मुझे भूल जाए, ठीक है, रिमाइंड करा दिया करें, इसमें कोई शर्म नहीं है, बार बार बता दिया करें। और असेसमेंट क्या होती है और इवैल्यूएशन क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोगों को वीकली टेस्ट लेती हूँ, ये आप लोगों की असेसमेंट है। जैसे मैं आप लोगों की क्लास के दौरान आप लोग से पूछती रहती हूँ, ये भी आप लोगों की असेसमेंट है। और मैं आप लोगों का जैसे मंथली टेस्ट ले लूँगी, ये भी असेसमेंट है। जी रिमशा, पहले बताएं आप, ठीक है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के अंदर क्या डिफरेंस है? चलिए रिमशा बताएं, फिर मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। जाके खाना खा लो। जो हम मैम असेसमेंट वो होती है जो हम मतलब क्लास पे जैसे अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ड्यूरिंग टॉपिक अगर हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, वो असेसमेंट है हमारी। लेकिन एवेल्यूएशन वो है जो हम मतलब फाइनल पे करते हैं, एंड पे जो भी हमारा एजुकेशनल लेवल कंप्लीट हो जाता है, स्टडी हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके एंड पे जो हम करते हैं वो हमारी एवेल्यूएशन होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं रिमशा कि आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के बारे में पढ़ा है आपने? जो एट द एंड ऑफ द कोर्स होती है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो समेटिव होती है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। असेसमेंट का मतलब होता है कि हमने बच्चे को असेस करना है, उसके बारे में हमने डाटा कलेक्शन करनी है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, उसकी लेबलिंग करनी है। जैसे अब मैं अगर क्लास की बात करूं कि अब लेट्स सपोज कि आप लोग बीएस के स्टूडेंट्स हैं और मैं आप लोगों की टीचर हूं और आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो चल रहा है, तो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाती हूँ, क्लास में मैं आप लोगों के टेस्ट लेती हूँ, ये हमारी होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो ड्यूरिंग द टेस्ट, ड्यूरिंग द कोर्स बच्चे को असेस करने के लिए हमने की। फिर आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, वो आप लोगों की सबमेटिव असेसमेंट, जो फाइनल रिज़ल्ट वो भी सबमेटिव असेसमेंट होता है। असेसमेंट की बेसिक फॉर्मेटिव और सबमेटिव होती हैं, और भी होती हैं प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिफरेंस देख लेते हैं। असेसमेंट हम लोग करते हैं बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको लेबल करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ये प्रोसीजर है कि बच्चे ने कितना पढ़ लिया, कितने उसके मार्क्स आए, ये सारी असेसमेंट हो गई। अब हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ गया जो कि मैंने असेसमेंट के ज़रिए से निकाला। अब मैंने जो है डिसीजन लेना है कि ये जो बच्चा है, क्या मैंने इसको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करना है या इस बच्चे को मैंने पिछले सेमेस्टर में दोबारा भिजवाना है कि दोबारा पढ़ के आए, वो फेल है। डिसीजन मेकिंग जो होती है उसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है? डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, ठीक। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ना, पहले असेसमेंट की टाइप्स आप लोग लिख लें। चाहे असेसमेंट की 3-4 इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं और 2 ही मेन हैं कि हमारी 4, एक प्लेसमेंट असेसमेंट कि बच्चा जो है एडमिशन के लिए हमारे पास आया है, तो हमने ना उसकी असेसमेंट की, उसका एक टेस्ट लिया, उससे हमें पता चला कि बच्चे को हमने कौन सी क्लास में बिठाना है, 1 में बिठाना है, 2 में बिठाना है, 3 में, कि उसको पहले प्रीवियस नॉलेज उसकी कितनी है। ये होगी प्लेसमेंट असेसमेंट। अब मैंने उसको 2 क्लास में मैंने उसको एडमिशन दे दिया क्योंकि उसने 2 क्लास का टेस्ट जो था उसमें वो उसने पास कर लिया। तो फिर क्या हुआ, अब 2 क्लास के अंदर उसके जो पेपर हो रहे हैं, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, इनको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो ड्यूरिंग द कोर्स जो टेस्ट लिए जाएँ, ड्यूरिंग द क्लास लेक्चर में टीचर जो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये आपकी सारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती हैं। जो ड्यूरिंग द कोर्स ये देखने के लिए कि बच्चे की कितनी नॉलेज है, उसके क्लास टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर थर्ड है सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट इज़ एट द एंड ऑफ द कोर्स।
अब उसके जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, जो पूरी 2 क्लास पढ़ने के बाद उसके जो फाइनल एग्ज़ाम आए, उसको मैं कहूँगी समेटिव असेसमेंट, ठीक है। और एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी होती है, उसमें बच्चे की कोई स्पेसिफिक जो वीकनेस है उसको डायग्नोस करने के लिए की जाती है। मेन फॉर्मेटिव और समेटिव ही हैं। अब बच्चे के मैंने फाइनल एग्ज़ाम्स ले लिए, उसके मार्क्स आ गए। अब मार्क्स की बेसिस के ऊपर मैंने क्या किया, उसको पोजीशन दी, 1 2 3 पोजीशन जो उसको दी, ये भी क्या है उसकी असेसमेंट। असेसमेंट के रिज़ल्ट की बेसिस के ऊपर अब मैंने डिसीजन मेकिंग करनी है। मैंने अब फैसला लिया कि ये जो बच्चा है इसने ये वाला क्राइटेरिया मीट कर लिया, तो अब इसको मैंने 3 क्लास में प्रमोट करना है। ये क्या था, इवैल्यूएशन, जो हमने डिसीजन मेकिंग की वो इवैल्यूएशन है। या मैंने कहा कि ये जो बच्चा है इसको दोबारा मैंने 2 रिपीट करवानी है उसके असेसमेंट के रिज़ल्ट की बेसिस के ऊपर, तो वो जो मैंने डिसीजन लिया वो उसकी इवैल्यूएशन है। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट आप लोगों को? ये जनरल एजुकेशन के क्वेश्चन है, असेसमेंट का पूरा चैप्टर है, इवैल्यूएशन का पूरा चैप्टर है। हाँ जी जी बोले। मतलब बच्चा अगर क्लास 1 में है, मतलब बच्चा अगर क्लास 1 में है और वो सारे टेस्ट क्लियर कर लेता है, जीके, साइंस, मैथ, उर्दू सारे कर लेता है, तो जो है ना हम वो बच्चा एबल होगा क्लास 2 में जाने के लिए। इट्स मीन हमने मिनट की बेस पे अब उसकी एवेल्यूशन करके उसको क्लास में बिठा दिया ऐसे। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा स्पीडीली चलूँगी, हम लोग क्लास को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो आप लोगों ने मुझे बता देना है। डाउन सिंड्रोम के बिहेवियर्स को हम पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें देखी जाती हैं। तो हमने पढ़ा कि सोशली वो अच्छे होते हैं, लैंग्वेज के उनमें थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके अलावा कि कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि माइल्ड टू मॉडरेट में उनकी IQ लेवल जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। सेंसरी सेंसिटिविटीज़ हो सकती हैं और डाउन सिंड्रोम के बच्चों में, या हाइपर सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव, जो कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी ये वाला बिल्कुल क्लियर है। फिर हाइपोटोनिया के लो मसल टोन उनकी होती है, उनकी मोटर स्किल्स अच्छी नहीं होती, जिनकी वजह से उनको क्लास में बाकी बच्चों के साथ मूव आउट करने में मसला पेश आता है। इसको हाइपोटोनिया कहते हैं। लो मसल टोन होगी, मसल्स बहुत फ्लॉपी होंगे, फ्लॉपी वर्ड भी हम लोग लो मसल टोन को कहते हैं। तो उनको अपना पोस्चर सही करने में, मूवमेंट के इश्यूज फिर उनको आ जाते हैं। आगे ये है कि अब इनके बिहेवियर्स को हमने डील किस तरह से करना है। अब बिहेवियर्स जैसे और भी हम देख सकते हैं, अच्छे बिहेवियर्स भी होते हैं, बुरे बिहेवियर्स भी हम देख सकते हैं। अच्छा, क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो बिहेवियर्स जैसे ये भी हो सकती हैं कि बच्चों को क्लास में अटेंशन देते हुए मसला आता है। कुछ बुरे बिहेवियर भी हो सकते हैं कि वो इम्पल्सिविटी उनमें पाई जाती है, टिक के बैठ नहीं सकते, इस तरह के बिहेवियर्स है। तो उनके बिहेवियर एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है उनको। कोई डाउन सिंड्रोम का बच्चा जो है हाइपर सेंसिटिव जब होता है तो वो चीखें मारने लग जाता है। कोई बच्चा जो है हाइपर सेंसिटिव जब होता है तो वो कोई भी एक्टिविटी जो वो शो करने लग जाता है, या जब हम कोई काम कहें तो वो काम से अवॉइडेंस के लिए कोई टेंट्रम शो करता है। इस तरह के बिहेवियर्स भी IED बच्चों के होते हैं। तो बिहेवियर्स हम लोगों ने काफ़ी पहले भी पढ़े हैं। बच्चे विजन इशू देखा जाए इट्स नॉट अ बिहेवियर, इट्स अ इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो बिहेवियर की जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चा अपने आपको या तो रेगुलेट करने के लिए कुछ जो बिहेवियर शो करता है ना, वो जैसे एंजाइटी हो गया, जैसे उसको ट्रांजिशन में मसला आता हो, जैसे उसकी अटेंशन में डिफ़िकल्टी हो, अटेंशन नहीं दे पाता हो, इस तरह के बिहेवियर, जैसे उसको सेंसरी इश्यूज़ हों, ये वाले बिहेवियर्स, ठीक है। रद्द अमल यूजुअली हाउ ही रिएक्ट टू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स किस तरह से करता है चीज़ों को, बिहेवियर यही होता है, ठीक है। बिहेवियर की डेफिनेशन आप लोगों ने कल तैयार करके आनी है, ठीक है। और बिहेवियर्स की एक पूरी लिस्ट बना के आप लोगों ने ना पेज पे लिखनी है और मुझे शेयर करनी है ग्रुप के अंदर कि बिहेवियर की कौन कौन सी बिहेवियर्स हो सकते हैं IED बच्चों के। और हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़े भी हैं, कोई 15-20 बिहेवियर्स पढ़े हैं ना आसमा हमने। बाइटिंग करते हैं बच्चे, है ना, पढ़े हुए हैं, तो वो आप लोग ने दोबारा से उसको देख के आना है। हाँ जी, हाँ, तो इस तरह के बिहेवियर जो IED बच्चे IDD बच्चे हमें शो करते हैं।
अब उन बिहेवियर्स को हमने डील किस तरह से करना होता है, हम कैसे डील करते हैं। पहला पॉइंट कि हमने स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट जो है वो बनानी है। अब बिहेवियर्स में एक बहुत बड़ा बिहेवियर जो है, बच्चे बिहेवियर कोई भी तब शो करते हैं जब उनको ट्रांजिशन कराई जाए, उनकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाए या रूटीन मैनेज ना हो रही हो। एक काम जो उनको करना पसंद है, हमने जब वहाँ से उनको ट्रांजिट कराया किसी ऐसे काम की तरफ जो उनके लिए नया है, तो उस टाइम बच्चा अग्रेसिव हो सकता है, बच्चे में हाइपर एक्टिविटी आ सकती है। उसमें ट्रांजिट करने की में अगर उसको मुश्किल आ रही है ना, तो उसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है, डिस्ट्रेस आ सकता है, रोना शुरू कर देगा बच्चा, कोई भी टेंट्रम शो कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करनी है, एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट बनाना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें बच्चे की हम लोग क्लियर एक्सपेक्टेशंस, क्लियर रूटीन बनाएं। बच्चे की रूटीन जितनी अच्छी होगी उतना ही उसके लिए वो रूटीन के ऊपर फॉलो करना आसान होगा और उतना ही उसके लिए ट्रांजिशन करना आसान होगा। और हमने रूटीन बनानी किस तरह से होती है, क्लास में विजुअल स्केड्यूल्स लगा के, टाइमर्स लगा के, जी बच्चे ऐसे ही टाइमर्स लगा के आपने क्लास में एक चार्ट पेपर लगा दिया, आपने उसके ऊपर पूरी रूटीन लिख दी कि बच्चे जो हैं आपने 8 बजे आपकी जो है आपकी स्पीच की क्लास है, उसके बाद 9 बजे आप लोगों की जो है आर्ट्स की क्लास है, 9:30 के ऊपर आपकी जो है मैथ की क्लास है। एक स्केड्यूल बना दिया आपने, उतने बजे आपको ब्रेक होनी है, 11 बजे 12 बजे ब्रेक ख़त्म हो जानी है। और सुबह जैसे आप लोग बच्चों को 1-2 बार रिवाइज़ करा दें, ये वाला स्केड्यूल बता दें, तो उनके ब्रेन में थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट आने लग जाएगा ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत हो जाएगी उस रूटीन की। और रूटीन में अगर उसको रूटीन स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी तो वो जो उसके ट्रांजिशन के इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हमारा विजुअल स्केड्यूल्स या टाइमर्स लगा के हम लोग उनको बता सकते हैं। टाइमर लगा दिया 30 मिनट का कि सिर्फ 30 मिनट ही आप लोगों की ब्रेक है। जैसे ही टाइमर आपका जो है क्लॉक पे बजेगा, आप लोगों ने ब्रेक ख़त्म करके आ जाना दोबारा क्लासरूम में। तो जब टाइमर लगा होगा तो बच्चा थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा उस ट्रांजिशन के लिए। फिर आता है प्रमोट कम्युनिकेशन। उनकी कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए हम लोग विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं, हम लोग AAC डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन को हम लोग सपोर्ट कर सकें। AAC डिवाइसेस होती हैं ऑल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हुए। जहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आनी, जो पॉइंट आप लोग ने पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो आप लोग ने मुझसे पूछ लेना है। ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, इसको हम कहते हैं AAC डिवाइसेस। कि वो वाले बच्चे जो बोल नहीं सकते या उनको बोलने में मसला आता है, तो कोई भी ऐसी डिवाइस जो उनकी हेल्प कर रही है कम्युनिकेट करने में, उसको हम कहेंगे AAC डिवाइस। अब AAC डिवाइस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर आएँ। इसमें पूरी एक लिस्ट आती है डिवाइसेस की, जो कि यहाँ पे बनी भी हुई है। AAC डिवाइसेस में वो तमाम डिवाइसेस आ जाती हैं जो बच्चे को कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। यहाँ पे देखिए ये विजुअल स्केड्यूल है, बच्चे की डेली रूटीन हमने उसको एक विजुअल शेड्यूल की फॉर्म में प्रोवाइड कर दी ताकि उसके ब्रेन के अंदर वो चीज़ आए। हमने पढ़ा हुआ ना कि IDD के बच्चे तब ज़्यादा सुनते हैं जब उनको हम पिक्चर दिखा के, डायग्राम दिखा के, एक स्केड्यूल बना के, विजुअल एड्स प्रोवाइड करके हम जब भी उनको कोई चीज़ सिखाएंगे तब उनकी लर्निंग ज़्यादा होगी, उनके लिए उस चीज़ को समझना आसान होगा। अब उनको मुंह से बता दें कि आधे घंटे बस क्लास है, मुंह से उनको बता दें कि बच्चे आपने इसके बाद आर्ट्स पढ़नी है, इसके बाद आप लोगों का मैथ का पीरियड है, फिर आप लोगों की ब्रेक ख़त्म हो जानी है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन वही अगर आप डायग्राम्स के ज़रिए से दिखाएं कि ये देखिए ये बच्चा लंच कर रहा है, इतनी देर आपने लंच करना है, इतना टाइमर लगा हुआ है, उसके बाद आप लोगों ने आगे पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों की म्यूज़िक की क्लास है, तो जब वो पिक्चर देखेगा तो उसके लिए उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा और जहन में रखना आसान हो जाएगा। AAC डिवाइसेस में लो कम्युनिकेशन से लेके लो टेक्नोलॉजी से लेके हाई टेक्नोलॉजी तक तमाम डिवाइसेस आती हैं। जैसा कि लो टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस फ्लैश कार्ड्स हो गए, चार्ट्स पेपर हो गए, जिनमें कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही, सिर्फ पिक्चर है। पिक्चर को दिखा के हम बच्चे को बोलना सिखा रहे हैं, अपनी नीड्स को किस तरह उसने मांगना है, अपनी नीड्स कैसे एक्सप्रेस करनी है वो सिखा रहे हैं। जैसे ये वाला एक कम्युनिकेशन बोर्ड कहलाता है। कम्युनिकेशन बोर्ड हर चीज़ का होता है, जैसे किचन की आइटम्स का कम्युनिकेशन बोर्ड हो सकता है, उसकी डेली नीड्स का कम्युनिकेशन बोर्ड हो सकता है,
अभी जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो डिफरेंट कम्युनिकेशन बोर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे भी सही। तो जितनी भी डिवाइसेस जो कि चाहे तो वो लो टेक्नोलॉजी की हों, जैसे पिक्चर्स चार्ट्स मैंने बताया, या उससे हाई टेक्नोलॉजी की हों, जैसे स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हैं, मोबाइल की ऐप्स हैं, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, कोई उसके पास टैबलेट है जिसके ज़रिए से वो अपनी स्पीच इम्प्रूव करता है, कोई भी टेक्नोलॉजी वाली डिवाइस, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें AAC डिवाइसेस के अंदर आती हैं। तो आप लोगों को AAC डिवाइसेस की एक लिस्ट आनी भी चाहिए, 5-6 लिस्ट के पॉइंट्स जो अब यूज़ होते हैं। इस तरह विजुअल एड्स के आप लोगों को 5-6 पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। विजुअल एड्स में चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, तमाम चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुछ पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस, कोई टैबलेट है आपके पास, मैप्स हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, और सबसे जो कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैश कार्ड्स, ठीक। ये कम्युनिकेशन के लिए विजुअल एड्स हमने यूज़ करनी है, ये डिवाइसेस हमने यूज़ करनी ताकि उसकी कम्युनिकेशन में उसको सपोर्ट मिले। नेक्स्ट आती है सेंसरी नीड को एड्रेस करने के लिए हमने उसको कोई ना कोई सेंसरी टूल प्रोवाइड करना है। जैसे हमने पढ़ा कि सेंसिटिविटी के इश्यूज़ आते हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चों में, आइदर दे कैन बी हाइपर सेंसिटिव और हाइपो सेंसिटिव। तो यहाँ पे कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, आप लोगों को जहाँ से समझ नहीं आनी आप लोगों ने पूछना है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो फिर कल मैं क्लास में पूछूंगी और फिर आप लोगों को नहीं आएगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। हाइपर सेंसिटिव ऐसी कंडीशन है जब बच्चे को अपनी सेंसेस ज़्यादा फील होती हैं, जैसे हमारी टच की सेंस है, हमारी टेस्ट करने की सेंस है, जैसे हमारी सुनने की सेंस है, हमारी देखने की सेंस है। अब एक हाइपर सेंसिटिव बच्चा, उसकी नॉर्मल सेंसेस ज़्यादा काम करेंगी, उसको आवाज़ें ज़्यादा ऊंची सुनाई देंगी, उसको लाइट्स ज़्यादा नज़र आएंगी और उसको जब हम टच करेंगे तो ज़्यादा फील होगा। तो हाइपर सेंसिटिव बच्चा ख़ुद को उन चीज़ों से बचाने के लिए भागेगा। अगर रोशनी में जाएगा आंखें बंद कर लेगा, अगर थोड़ा शोर होगा तो कानों पे हाथ रख लेगा, कोई सख्त चीज़ उसको हम देंगे तो उसको अवॉइड करेगा, सिर्फ नरम चीज़ें खाना पसंद करेगा, क्योंकि उसकी जो सेंसेस हैं नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर हम उसको टच करेंगे या उसको हम हग करेंगे तो वो हमसे दूर भागेगा कि भाई मेरे से दूर हगो, दूर मेरे से मतलब पीछे हट जाओ आप लोग, मुझे तो टच भी नहीं करो। ये हाइपर सेंसिटिव बच्चा होता है। और हाइपर सेंसिटिव बच्चा जिसमें जो सेंसेस है नॉर्मल से कम है, डेवलप हुई हुई हैं, अब उसको सेंस ऑफ टच नहीं महसूस नहीं हो रहा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को टच करेगा, बार बार टच करेगा। अब उसको जो उसकी सेंस है टेस्ट करने की वो उसकी नहीं सही, तो वो हर चीज़ को उठा के मुँह में डालेगा, हर चीज़ को चबा के उसके टेक्सचर को फील करने की कोशिश करेगा। टीवी देखेगा तो ज़्यादा ऐसे शोज़ लगाएगा जिनमें ब्राइट कलर्स हों, ऊंची ऊंची आवाज़ें हों, फुल आवाज़ करके ना मोबाइल जिससे चलाएगा या टीवी देखेगा। इस तरह कलर्स, उसको रंग बिरंगी चीज़ें पसंद होंगी, वो चीज़ों को ज़्यादा महसूस करने की कोशिश करेगा। इसको हम कहते हैं हाइपो सेंसिटिव। तो ये दोनों सेंसरी इश्यूज़ जो कि बच्चों में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इनको हम लोग सॉल्व करने के लिए जो सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है वो सेंसरी टूल्स का होता है। सेंसरी टूल्स हाइपर सेंसिटिव बच्चों के लिए भी होते हैं और हाइपो सेंसिटिव बच्चों के लिए भी होते हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे लेक्चर्स में जाएंगे पढ़ेंगे तो कुछ टेक्निक्स जैसे आज के लेक्चर में पढ़ ली, कुछ अगले आपके सिंड्रोम के साथ पढ़ ली, कुछ अगले डिसऑर्डर के साथ पढ़ ली, तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। तो जो बच्चा हाइपर सेंसिटिव है उसके लिए भी सेंसरी टूल्स होते हैं, हाइपर सेंसिटिव बच्चे के लिए भी सेंसरी टूल्स होते हैं। जो हाइपर सेंसिटिव बच्चा है उसके लिए भी ऐसे टूल होंगे जो उसको काम डाउन रखेंगे। हाइपर सेंसिटिव का बच्चा है उसके लिए ऐसे टूल्स होंगे जो जिसको हम लोग मतलब यूज़ करेंगे, जो उसकी सेंसरी नीड को फुलफ़िल करेंगे। अब यहाँ पे ये जितने टॉयज़ हैं इनको हम लोग फिजेट टॉयज़ भी कहते हैं। अच्छा आसमा, आपकी में एक असाइनमेंट है। अच्छा सिदरा हैं आप, ठीक है ठीक है। आसमा आपकी छोटा सा काम है, आसमा या जो भी स्टूडेंट सब आप लोग रिस्पॉन्सिबल है, हर क्लास के बाद ना वो ग्रुप में एक पोल कर दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि किन किन बच्चों ने क्लास अटेंड की है, ताकि अटेंडेंस का भी एक रिकॉर्ड हो ना। अब काफ़ी बच्चे क्लास ले ही नहीं रहे तो ताकि बाकियों को भी हो, फिर मैं उनको मैसेज भी करूँगी कि वो लिया करें और लें आप लोग क्लास।
अच्छा, अब जैसे हमारे हाइपर सेंसिटिव बच्चे हैं ना, उनके लिए सेंसरी टूल्स कौन कौन से होते हैं और हाइपर सेंसिटिव बच्चों के लिए कौन कौन से होते हैं। जैसे हाइपर सेंसिटिव बच्चों के लिए हम लोग हेडफोन यूज़ कर सकते हैं जिनसे उनको शोर कम सुनाई दे, सन ग्लासेस जिनमें उनको कलर्स डिम नज़र आएँ, खामोश जगह, क्वाइट स्पेसेस, इस तरह के सेंसरी टूल्स जो उनकी हाइपर सेंसिटिविटी को कम करें, जैसे फिजेट टॉयज़ वगैरह हो गए, ये सेंसरी बॉल्स होती हैं, सेंसरी टॉयज़ हैं, ये पॉप अप के टॉयज़ हो गए, स्पिनर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। और उसके अलावा हाइपर सेंसिटिव बच्चों के लिए हम लोग स्विंग भी यूज़ कर सकते होते हैं। एक कामिंग स्विंग उसको हम कहते हैं, जो झूले की तरह का होता है, उस कपड़े का बना हुआ होता है, उसमें उसको बिठाएंगे तो फ़ौरन काम डाउन हो जाता है। ठीक। और उसके अलावा हाइपर सेंसिटिव जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादातर हम इस तरह के टॉयज़ यूज़ करेंगे जिनको वो ज़्यादा से ज़्यादा टच करें। जैसे एक हाइपर सेंसिटिव बच्चा है, अब उसको टच की वो नहीं आ रही ना फीलिंग, तो उसको हम इस तरह की हार्ड बॉल जैसे दें जिसके ऊपर टेढ़े मेढ़े टेक्सचर हों, इस तरह का कोई टॉय दें जिसके ऊपर डिफरेंट तरह के हार्ड कलर के टेक्सचर्स हों, वो उनको टच करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वो टेक्टाइल स्टिमुलेशन है वो अच्छी होगी, उसका फोकस बढ़ेगा, उसकी वो जो सेंसरी नीड है वो फुलफ़िल होगी। और ये फिजेट टॉयज़ हम लोग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिजेट टॉयज़ भी इनको कहते हैं। इस तरह उसको हम मूवमेंट करा सकते हैं, क्या डांसिंग, रनिंग वगैरह, उनको फिज़िकल टच दे सकते हैं हम लोग, ब्लैंकेट, कपड़े, हार्ड चीज़ें। ठीक। मेन मकसद बताने का ये है कि टॉयज़ हम लोग यूज़ करते हैं जिनको हम सेंसरी टूल्स कहते हैं, जो कि सेंसरी नीड को फुलफ़िल करते हैं बच्चों की। या आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। अभी जितनी समझ आ रही है समझे, जहाँ पे नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट हमने यूज़ करनी है। बिहेवियर सपोर्ट हम लोग पीबीएस एक स्ट्रैटेजी है पूरी, ये हमारी एबीए थेरेपी में भी आती है कि हम लोगों ने पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, कि अच्छे बिहेवियर्स के ऊपर उनको हमने फीडबैक अच्छा देना है, उनको रीइंफोर्स करना है ताकि उनके जो अच्छे बिहेवियर्स हैं उनमें इजाफा हो। उसके अलावा बी पेशेंट रहना, अंडरस्टैंडिंग दिखानी, ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज़ है जिनको हम यूज़ करते हैं बच्चों के बिहेवियर को डील करने के लिए। अब टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ भी आ जाती हैं हमारे पास। हाँ जी, ठीक है आसमा। टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में हमारा आता है वो वाले तरीके, वो मेथड्स जो हमने यूज़ करने हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो यहाँ पे पहले एक स्लाइड दी हुई है, बैरियर्स का बताया हुआ है कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों में कौन कौन से बैरियर्स, कौन कौन सी उनको चीज़ों का डिफ़िकल्टी उनमें आती है। उनमें कॉग्निटिव डिलेज आते हैं, आपको पता है कि IQ उनका एवरेज से कम होगा, नॉर्मल से कम होगा, कम्युनिकेशन के इश्यूज़ आते हैं, फिज़िकल लिमिटेशंस आती हैं, हाइपोटोनिया होता है, उनकी मसल टोन लो होती है, उनकी फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स वीक होती हैं, उनमें डेवलपमेंट के डिलेज आ सकते हैं, देर से चलना शुरू किया, बाकी बहन भाइयों की निस्बत देर से बोलना शुरू किया। सोशल स्टिग्मास आता है कि सोशल स्टिग्मास की वजह से उनमें कोई कॉम्प्लेक्स आ गया या ऐसी कोई फीलिंग कि अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंट नहीं होना, या सोशल आइसोलेशन जैसे फ़ील आउट करना कि बच्चे, उनको लगेगा कि हम जैसे नहीं हैं, हमें कम बुलाएंगे, इग्नोरेंस की वजह से अपने आप अकेले रहना शुरू कर देना। सोशल स्टिग्मास की वजह से जो उन पे असर हो सकता है वो हो सकता है। और इमोशनल रेगुलेशन के इश्यूज़ तमाम IDD बच्चों में होते हैं कि अपने इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना वो नहीं जानते होते। तो अब यहाँ पे आती हैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ कि अगर हमने बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट करवानी है तो हम लोगों ने कौन कौन से टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, कौन कौन सी टीचिंग मेथड हमने यूज़ करना है। कोग्निटिव डेवलपमेंट उसके ब्रेन को डेवलप करने के लिए तो पहला आता है मल्टी सेंसरी लर्निंग। ऐसी लर्निंग जिसमें बच्चे की मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व हो। हमने जब उसको कोई चीज़ पढ़ानी है तो हमने इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चे की मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व हों। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो पहले मैंने आप लोगों से क्वेश्चनिंग किए, उससे आप लोग थोड़े अटेंटिव हुए, फिर मैंने आप लोगों को स्क्रीन दिखाई, आप लोगों की जो देखने वाली सेंस है वो इन्वॉल्व हुई, फिर मैं आप लोगों से अंदर अंदर क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोगों की जो मतलब बोलने की सेंस कह सकते हैं वो इन्वॉल्व हुई। इस तरह की डिफरेंट आपकी हेयरिंग की सेंस इन्वॉल्व हुई, तो इस तरह लर्निंग ज़्यादा हो गई। अगर यहीं पे मैं स्क्रीन दिखाना बंद कर दूँ या फिर मेरी कोई और इंटरप्शन हो, मैं आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट ला लूँ, तो फिर आप लोगों की लर्निंग उतनी नहीं होगी।
तो हम लोग जितनी ज़्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करते जाएंगे लर्निंग उतनी ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डायग्राम भी है, डायग्राम वाले एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक टीचर है, उन्होंने बच्चे को सिखाना है कि उसने ना बनाना, बी फॉर बनाना पढ़ाना है, लेट्स सपोज। तो पहले टीचर जो है बनाना के डायग्राम बना देंगी वहाँ पे, और बच्चे को उसने बनाना की कॉग्निशन करानी है ना, हमारे लेसन का टॉपिक है। तो बनाना के डायग्राम बना देंगी, बनाना के चार्ट्स लगा देंगी, फिर बच्चों को बताएंगी, उनसे पूछेंगी कि ये क्या है, वो बताएंगे, फिर उनको जिनको नहीं पता उनको बताएंगे कि ये बनाना है, ये बनाना जो है हम लोग खाते हैं, ठीक। फिर एक एक बच्चे को बारी बारी टीचर खड़ा करती हैं क्लास में, उनको पूछती हैं कि ये बोर्ड पे क्या बना हुआ है, किस चीज़ की डायग्राम है, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर टीचर फ्लैश कार्ड्स निकालती हैं बनाना के, उनको दिखाती हैं, उनको पता चलता है फ्लैश कार्ड के ज़रिए से एक और विजुअल एड प्रोवाइड कर दी, बनाने की रिकॉग्निशन होती है। फिर टीचर क्या करती है, 5-6 फ्रूट्स के वो फ्लैश कार्ड लेती हैं और हर बच्चे को बुला के पूछती हैं कि बच्चे इनमें से जो बनाना है उसको टच करें। तो बच्चा क्या करता है, उन 4-5 ऑप्शंस में से जो एक बनाना की पिक्चर है उसको वो टच करेगा। फिर एट द एंड ऑफ द क्लास टीचर जो है क्या करती हैं, बनाना लेके साथ आई हुई हैं, बनाना एक एक बच्चे को एक एक बनाना दे देती हैं। अब ये टेक्निक थी जिसमें बच्चे की एक्टिव लिसनिंग भी इन्वॉल्व हो रही थी, टीचर बोल रहा था, बच्चे सुन रहे थे, टीचर ने बच्चे का अपना रिस्पॉन्स भी लिया ताकि उसकी जो मेंटल जो अवेयरनेस है वो भी हो क्लास के अंदर, उसका फोकस बढ़े। फिर उसके बाद टीचर ने उनका वो फ्लैश कार्ड्स दिखाए, विजुअल एड्स दिखाई, उनकी जो विजन की सेंस थी वो भी इन्वॉल्व हुई। फिर टीचर ने उनसे बारी बारी पूछा, उन्होंने बताया, अटेंशन भी आ गई, उनका फोकस भी आ गया। फिर एंड पे टीचर ने उनसे टच करवाया बनाना की डायग्राम्स को, तो उनकी जो टच करने की सेंस थी वो भी इन्वॉल्व हुई और एंड पे उनको बनाना दे दिया। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मल्टीपल सेंसेस यूज़ होती हैं उसको हम कहते हैं मल्टी सेंसरी लर्निंग। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, जब हम मल्टी सेंसरी लर्निंग के ज़रिए से बच्चों को कोई चीज़ सिखाएंगे तो उसकी जो लर्निंग है वो डबल हो जाएगी, बच्चे ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। फिर रिपीटेशन एंड रूटीन के एक चीज़ बार बार रिपीट करनी है। आईडीडी के बच्चे ऐसे होते हैं, हमने उनको आज पढ़ाया 1 2 3 4 तक, आज काउंटिंग पढ़ाई, कल सुनेंगे तो उनको एक लफ्ज़ भी याद नहीं होगा, परसों सुनेंगे नहीं याद होगा। तो पेशेंस दिखा के बच्चों को अंडरस्टैंड करके उनकी एक रिपीटेशन बार बार हमने करानी है, रूटीन वाइज, वीकली रिपीटेशन, डेली रिपीटेशन। जितनी ज़्यादा रिवीजन हम कराएंगे, बात को जितना रिपीट करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ उनको लर्निंग होगी। फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी आती है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम लोगों ने बच्चों को सिखाना है कोई ये हमारी टेक्नोलॉजी में भी लो टेक्नोलॉजी से हाई टेक्नोलॉजी हर चीज़ आ जाती है। आपके चार्ट्स, डायग्राम्स, आपके फ्लैश कार्ड्स ये लो टेक्नोलॉजी में आ जाती है। फिर आपकी जैसे हाई टेक्नोलॉजी में चीज़ें आ जाती हैं कि वीडियो पे दिखा दिया बच्चे को, कंप्यूटर के प्रोग्राम पे वो चीज़ पढ़ा दी, ठीक है, सोशल स्टोरीज दिखा दी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, कंप्यूटर पे स्टोरी जिसको हम साइमुलेशन मेथड कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। एंड ब्रेक टास्क इनटू स्टेप्स। अब जाहिर है आईडीडी के बच्चे होते हैं, उनके लिए मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करना मुश्किल होता है, उनके लिए हम लोग ने छोटे छोटे स्टेप्स में काम को डिवाइड कर देना है और फिर 1 बाय 1 स्टेप उनसे करवाना है, वो करना उनके लिए आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बच्चों को आज सिखाना है कि उन्होंने जो है वो टीथ ब्रश करना कैसे सीखने हैं, तो मल्टीपल टास्क हम करेंगे, टास्क एनालिसिस जिसको कहते हैं कि नंबर 1 आपने ब्रश उठाना है, नंबर 2 स्टेप पे आपने टूथपेस्ट उठानी है, नंबर 3 स्टेप पे आपने टूथपेस्ट लगानी है उस पर, नंबर 4 पे आप लोगों ने ब्रश करना है, नंबर 5 पे आप लोगों ने जो है कुल्ली करनी है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जितने छोटे स्टेप्स होंगे, स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स में बच्चे के लिए लर्निंग उतनी अच्छी होगी। और हमने एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, बच्चे की नीड्स को अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे हमारी मल्टी सेंसरी अप्रोच मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे असिस्टिव डिवाइसेस, ये बहुत ही लंबी चौड़ी चीज़ें आ जाती हैं जो कि असिस्टिव डिवाइसेस की डिटेल में आती हैं। तो आप लोग असिस्टिव डिवाइसेस की एक वो भी बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस फॉर आईडीडी, और उनके फंक्शन आप लोगों को पता हो। तो हमारे पास नो टेक्नोलॉजी से लो टेक्नोलॉजी, मिड टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी असिस्टिव डिवाइसेस के भी टाइप्स हैं। अच्छा,
तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी की मतलब टाइप्स हैं कि लो टेक्नोलॉजी से लेके हाई टेक्नोलॉजी तक जो भी डिवाइसेस जितनी भी यूज़ हो रही हैं वो सारी असिस्टिव डिवाइसेस हैं। और ये आप लोगों की असाइनमेंट है ये भी, ठीक है। असिस्टिव डिवाइसेस क्या आप लोगों ने छोटी सी लिस्ट बनानी है, असाइनमेंट क्या बस बनानी है, आप लोगों को पता हो, ठीक है। एक दो टॉपिक जैसे आप लोग एक्स्ट्रा डेली पढ़ लिया करें। अब जो नो टेक्नोलॉजी है ना, इसके अंदर हमारे फ्लैश कार्ड्स, चार्ट पेपर्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं, उनमें साइन लैंग्वेज भी आती है। और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो बच्चा को जिस बोलने में मसला आता है तो उसकी हेल्प करने के लिए हम लोग उसको कोई भी जो डिवाइस टूल सिखाते हैं, ठीक है। और ये भी रिकॉर्डर्स होते हैं, एक बटन वाले बटन से वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं अगले की, फिर सुन के उनको बताते हैं। और यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ बनी हुई है, होप सो ये आपके कम्युनिकेशन बोर्ड्स हैं, ये हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे डिटेल में। अच्छा, और रोल प्लेइंग भी एक टीचिंग स्ट्रेटजी है। रोल प्लेइंग के ज़रिए से हम लोग बच्चों की सोशल स्किल को इम्प्रूव करते हैं, उनके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। जैसे ये बच्ची रोल प्ले कर रही है डॉक्टर का, जैसे बचपन में हम लोग टीचर का रोल प्ले करते थे कि एक फेक सिनेरियो लेके और उसके ऊपर परफॉर्म करे बच्चा, ठीक है, तो उसको कहते हैं रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग की टेक्निक जो है ये हम लोग क्लास में अप्लाई करके बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कई सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी कि टीचर जो है एक रोल प्ले कर रहे हैं कि क्लासरूम को बस बना दिया है, बस के टिकट सिखाने के लिए। अब वहाँ पे कोई नया बच्चा आ रहा है तो उसको सीट दे रही है, कोई अगर लेडी आ रही है तो लड़का खड़ा हो जाएगा, उसको सीट दे देगा। रोल प्लेइंग फेक सिनेरियोस क्रिएट करके बच्चों को हम लोग सोशल स्किल सिखा सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये फेक सिनेरियो, बच्ची डॉक्टर बनी हुई है और वो रोल प्ले कर रही है एक पेशेंट को चेक करने का किचन सेट में, जैसे हम लोग बचपन में खाना बनाते थे एमी वाला, तो ठीक है। और डाउन सिंड्रोम के लिए हम लोग ग्रुप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जिनसे उनकी लर्निंग अच्छी होती है। ग्रुप एक्टिविटीज़ डाउन सिंड्रोम बहुत शौक से करते हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़ में उनकी पार्टिसिपेशन और लर्निंग अच्छी होती है, जैसे स्टोरी टाइम हो गया और जितनी भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं। और सोशल स्टोरीज़ आती हैं, ये भी बच्चों को सोशल जो मतलब रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, बातें सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए हम लोग उनको कराते हैं। इनको हम कहते हैं सोशल स्टोरीज। और हमारे पास सोशल स्टोरीज बहुत अच्छा मेथड है बच्चों को सिखाने का। जैसे यहाँ पे एक सोशल स्टोरी है, वॉशिंग माई हैंड्स की हमने लर्निंग कराई एक सोशल स्टोरी की फॉर्म में कि नंबर 1 पे आपने टर्न ऑन करनी है टैप को, फिर उसके बाद आपने अपने हैंड्स को वेट किया वाटर के साथ। नंबर 2 पे आपने सोप पुट किया ऑन योर हैंड्स और नंबर 3 पे आपने अपने हैंड्स को रब किया। इस तरह की सोशल स्टोरीज यानी कि पिक्चर्स, डायग्राम्स के ज़रिए से हम लोग अपने बच्चों को कुछ भी लर्निंग करवानी है तो हम सोशल स्टोरी के ज़रिए से करा सकते हैं। और आपके पास सोशल मीडिया पे ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपके पास हर चीज़ की सोशल स्टोरी प्रेजेंट है। कोई अच्छा बिहेवियर अपने बच्चे को सिखाना है उसकी सोशल स्टोरी भी पड़ी है, कोई बुरा बिहेवियर छुड़वाना है उसकी पड़ी है। आपने बच्चे को टीथ ब्रशिंग करना सिखाने हैं, आपने बच्चे को हैंड शेक करना सिखानी है, आपने बच्चे को फ्रेंड्स बनाना सिखाने हैं, आपने बच्चे को अपनी पर्सनल केयर सिखानी है, आपने बच्चे को कोई कुछ भी सिखाना है या कोई बैड बिहेवियर है, आपने बच्चा स्पिटिंग करता है, आपने उसको सिखाना है कि स्पिटिंग नहीं करे, बुरी बात है। तो आप एक सोशल स्टोरी की मदद से एक विजुअल आपके पास एड होगी, या तो वो की पिक्चर भी हो सकती है, जिस तरह ये वाली पिक्चर है चार्ट पेपर के ऊपर, उसका आप सिंपल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपके पास गूगल पे और काफ़ी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे हर चीज़ की सोशल स्टोरी अवेलेबल है। और उसके अलावा कोई वीडियो और डायग्राम वगैरह भी दिखा सकते हैं कि एक कहानी की सूरत में बच्चे को हम लोग लर्निंग कराते हैं विजुअल एड्स दिखा के। इस तरह बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। और यहाँ पे क्या आता है फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए। अब बच्चे की हमने फ़िज़िकल डेवलपमेंट करनी है तो पहले सेंसरी इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि हमारा जो ब्रेन है हमारी 5 सेंसेस से आने वाली इन्फॉर्मेशन को किस तरह से इंटरप्रेट करता है, इसको सेंसरी इंटीग्रेशन कहते हैं। अब जो आईडी के बच्चे होते हैं ना उनमें सेंसरी इंटीग्रेशन कम होती है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं कि उनके कानों से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको सही से इंटरप्रेट नहीं हो रही, जो चीज़ देख रहे हैं सही से इंटरप्रेट नहीं हो रही। और इसके अलावा हमारे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में सेंसरी इंटीग्रेशन के मसले आते हैं। तो ये फिर हम प्रैक्टिस कराते हैं उनको, इंशाल्लाह आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग
अभी क्लास को जल्दी जल्दी मैं एंड कर रही हूँ, इसलिए स्पीडीली जा रही हूँ। आप लोगों को जहाँ से समझ नहीं आएगी आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को टाइमली रिप्लाई कर दूँगी। तो सेंसरी इंटीग्रेशन यानी कि ऐसे प्रोसेस हमने उनको कराने हैं, ऐसे प्रैक्टिस जिनसे उनकी जो 5 सेंसेस हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, ब्रेन की इंटरप्रिटेशंस अच्छी हों। कैसे होनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है हाइपर सेंसिटिव, उसको सेंसरी इश्यूज़ हैं। सेंसरी इशू उसको क्या है कि वो ना मतलब हर चीज़ को उठा के मुँह में डालता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हर चीज़ उठा के मुँह में डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं। कोई कॉपी पड़ी है, पेंसिल पड़ी है, पेन है, कोई रैपर पड़ा हुआ है, जो चीज़ उनके सामने है उन्होंने उठा के मुँह में डालनी है। उन्होंने इसलिए डालनी है क्योंकि उनकी माउथ हाइपर सेंसिटिव है, उनको अपने मुँह से कम सेंसेस आ रही हैं। उनका ब्रेन जो टेस्ट करने वाली जो सेंस है उसको सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा, यानी कि जब जो कोई चीज़ को मुँह में डालते हैं तो ब्रेन सही तरह से सिग्नल्स नहीं ले जाता। उसके माउथ के अंदर जो सेंसेस हैं जो वो कम डेवलप हुई हुई हैं, इसलिए वो बार बार चीज़ों को ज़्यादा वो मुँह में डालता है। तो उसके लिए हम लोग सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करते हैं। हमने उसको एक्सपोजर कराना है ऐसी चीज़ों का जिनको वो बार बार मुँह में डाले। जैसे हम बच्चे को टीथर ले देते हैं कि एक वो हार्ड चीज़ को जब चबाएगा, टेस्ट करेगा या टच करेगा तो उसके अंदर जो सेंस है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। और जैसे जैसे वो सेंसेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगी तो उसके जो ब्रेन की इंटरप्रिटेशन है वो माउथ वाली सेंस की वो भी अच्छी होने लग जाएगी। इसको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी कहते हैं। जैसे एक बच्चा है वो हर चीज़ को टच करता है क्योंकि उसकी जो टच वाली सेंस है वो उसकी सही से डेवलप नहीं हुई हुई, हाइपर सेंसिटिव है। तो हम उसको रफ़ टेक्सचर्स दिखाते हैं। हम उसको जैसे कोई रफ़ शीट बिछा देते हैं, हम कहते हैं उसको टच करे बार बार, या उसको कहते हैं सैंड के अंदर, रेत के अंदर अपनी फिंगर्स को डालें, रेत में डायग्राम्स बनाए। उसको हम डिफरेंट टेक्सचर्स प्रोवाइड करते हैं जिनमें हम उसको कहते हैं इनको टच करें। उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी वो टेक्टाइल सेंसेशंस हैं वो डेवलप होंगी और उसका ब्रेन इंटरप्रेट करने लग जाएगा, फिर उसको वो वाली सेंस फील होने लग जाएगी। तो दिस इज़ द सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। ठीक है, क्लियर है? फिर आती है इंक्लूसिव गेम्स, ऐसी गेम्स जिनमें इंक्लूजन हो, मल्टीपल लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, उससे उनकी ज़ाहिर फिज़िकल डेवलपमेंट भी होगी, इंक्लूजन भी बढ़ेगी। असिस्टेड डिवाइसेस तो हैं ही सही। पेयर बडीज़ में क्या होता है कि हम लोग क्लास में पेयरिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स की। अब जैसे एक बच्चा है उसमें कम्युनिकेशन या लैंग्वेज के डिलेज़ हैं और एक बच्चा जो है वो ज़्यादा बोलता है, तो हम लोग उनके पेयर बडीज़ बना देंगे, उन दोनों की पेयरिंग कर देंगे आपस में, दोनों को इकट्ठा बिठा देंगे। उससे क्या होता है कि जो बच्चा जिसमें स्किल की कमी है वो दूसरे बच्चे से वो वाली स्किल की लर्निंग कर लेता है आहिस्ता आहिस्ता। अब इमोशनल रेगुलेशन के लिए हमने क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो IDD के बच्चे होते हैं अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में, उनकी रेगुलेशन में, मतलब अपने इमोशंस को खुद से हैंडल करना। उनको अब गुस्सा आ रहा है, उनको पता नहीं चल रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। गुस्सा है तो हमने उसको हैंडल किस तरह से करना है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस उनमें नहीं होती या कम होती है, तो वो किस तरह से उन्होंने उसको रेगुलेट करना है, ये हमने उनको किस तरह सिखानी है। इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल हम लोगों ने उनको सिखानी है। ये भी आपकी सोशल स्किल है। इमोशंस की आइडेंटिफिकेशन हम लोग उनको कराते हैं, जैसे इमोजीज़ वाली विजुअल एड दिखा के कि ये हैप्पी वाली इमोजी है, ये जो है ये एंग्री वाली इमोजी है, ये वाली इमोजी जो है ये सैड है। इस तरह उनको इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग भी आती है और साथ साथ हम उनको सिखाते भी हैं कि आपने जब ये वाला इमोशन में होना है तो आपने उसको किस तरह से रेगुलेट करना है, किस तरह से हैंडल करना है, सेल्फ अवेयरनेस किस तरह से उनकी करनी है, फिर सेल्फ रेगुलेशन किस तरह से होनी है। उनको मोटिवेट करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल उनकी हमने बढ़ानी है। बढ़ानी किस तरह से है कि उनको प्रैक्टिस करवा के सबसे पहले स्टेप में हमने उनके इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग करानी है। उनको पता हो कि कौन कौन से इमोशंस होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो अब मैंने क्या करना है। फिर साथ में उसको रिलैक्सेशन टेक्निक, जब गुस्सा आएगा तो आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। जब आप सैड होंगे तो आपने कोई ऐसी एक्टिविटी कर लेनी है जिसमें आप खुश होते हो। ठीक है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की स्किल है। फिर माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन की टेक्निक। अब माइंडफुलनेस मतलब अपने माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन कि माइंड को रिलैक्स करने की टेक्निक है। तो इसमें भी बच्चों को हम लोग सिखाते हैं कि जब उसका दिमाग फुल होगा तो तब उसने अपने माइंड को किस तरह से कंसंट्रेट करना है। अब एक वर्ड होता है माइंडफुल और एक ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं,
कि आपका दिमाग भरा पड़ा है चीज़ों के साथ, सोचें दिमाग में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो गलत चीज़ है। जब उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचें होंगी तो वो डिस्टर्ब होंगे, डिस्ट्रेस रहेंगे, एंजाइटी डिप्रेशन आ जाएगा। फिर हम लोग उनको माइंडफुलनेस सिखाते हैं। माइंडफुलनेस में हम उनको क्या सिखाते हैं कि ना आपने जो है ना अपने आप को रिलैक्स कैसे करना है। माइंडफुलनेस की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप फुली अवेयर होते हैं अपने आप से। यहाँ मैंने बल्कि डायग्राम भी ऐड की हुई है, डायग्राम से आप लोग अपने आप से फुली अवेयर होते हैं, आपकी पूरी की पूरी कॉन्शियस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये देखें, ये है माइंडफुल। आपका दिमाग भरा पड़ा है इंटरप्शन से, डिस्ट्रैक्शन से, और ये माइंडफुल। दोनों देखने में है टर्म्स ज़्यादा, लेकिन दोनों अलग टर्म्स हैं। माइंडफुल का मतलब है कि ऐसी वो पावर जिससे आप फुली अवेयर हों, अपने प्रेजेंट में फुली मौजूद हों। आपका फोकस इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी अटेंशन ज़्यादा बढ़ती है, आपकी क्लास में लर्निंग की अटेंशन भी ज़्यादा बनती है। और वो हम किस तरह सिखाते हैं, डीप ब्रीदिंग वगैरह के ज़रिए से, रिलैक्सेशन टेक्निक के ज़रिए से, कि आपने अपनी ब्रीथ आउट करना है तो आपने अपने ब्रेन की तमाम थॉट्स को लेट गो करना है। ये चीज़ें हम उनको सिखाते हैं, ठीक है। वो बच्चे जो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्ट्रेस रहते हैं, रिलैक्सेशन योगा वगैरह सिखाएंगे। डीप ब्रीदिंग के ज़रिए से आपने खुद को काम डाउन कैसे करना है। फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अच्छे बिहेवियर पे हमने उनको रीइंफोर्स करना है, शाबाश देनी है, कोई गिफ्ट देना है। विजुअल रिमाइंडर्स और काउंसलिंग और सपोर्ट वगैरह के विजुअल रिमाइंडर्स क्लास में चार्ट्स वगैरह ये चीज़ें लगा के कि अब ये है तो ये करना है। विजुअल एड्स का यूज़ करके उनको हम इमोशनल रेगुलेशन करा सकते हैं। और काउंसलिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करके उनको और उनके पेरेंट्स को कि काउंसलिंग करी कि मेंटल हेल्थ के बारे में बताया कितनी ज़रूरी है और कितनी नहीं ज़रूरी। जैसे ये विजुअल रिमाइंडर्स हैं, इस तरह विजुअल स्केड्यूल्स होते हैं। ये फर्स्ट और देन बोर्ड होते हैं, ये भी बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए होते हैं। अब एक बच्चा जो है अब वो स्ट्रेस में रहता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, तो हम उसको सिखाते हैं कि आपने पहले बैठना है, अपने हाथ होल्ड करने हैं, फिर आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 तक। 5 के बाद काउंटिंग करके आपने एक सांस अंदर ले जानी है, फिर 5 तक काउंटिंग करनी है, फिर सांस बाहर लेके आनी है। ऐसी टेक्निक्स जो हम डायग्राम्स दिखा के, विजुअल स्केड्यूल्स दिखा के उनको हम सिखा सकते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए। अब ये बिहेवियर है ना कि वो डिस्ट्रेस हो रहा है, ये भी बिहेवियर है कि माइंडफुल रहना भी बिहेवियर है कि हर वक्त डिस्टर्ब रहता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो उसको रिलैक्स करनी भी उसकी बिहेवियर मैनेजमेंट की टेक्निक्स है। विजुअल रिमाइंडर्स हमने के एयर सुन रहे हों और आपकी जो वॉइस है वो ऑफ हो, फिर बिहेवियर गोल्स, आइज ऑन स्पीकर इन योर एरिया। ये डायग्राम जैसे आप लोगों को दी हुई है, इस तरह की हर तरह के डायग्राम्स आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे भी 3-4 स्ट्रैटेजीज लिखी हुई हैं जो आप लोग याद कर सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए। विजुअल स्पॉट यूज़ करते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस मतलब ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हर बच्चे के लिए स्पेसिफिक हों। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होता है कि सिंपल टू द पॉइंट, जो बच्चे को ईजिली अंडरस्टैंड हो। अब मैं बच्चे को वो इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दूँ, बच्चे ये करो वो करो, उसको तो समझ ना आए, तो उसको आसान लफ्ज़ों में सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन, जितनी इजी करके इंस्ट्रक्शन देंगे उतनी उसको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। मल्टी सेंसरी लर्निंग पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और फंक्शनल स्किल्स जो उसकी रोज़मर्रा की स्किल्स हैं उनके ऊपर हमने फोकस करना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, जहाँ से समझ नहीं आई मुझे बताएं। और स्लाइड्स मैंने कल शेयर कर दी थी, इनको आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। और फिर भी आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, कुछ क्लियर नहीं है, तो आप लोगों ने ग्रुप में लाजमी पूछना है। और ग्रुप में आप लोगों ने पूछना है कल शाम 5 बजे से पहले पहले कोशिश करनी है, क्योंकि वैसे दिन में मैं फ़्री होती हूँ तो तब मैं रिप्लाई कर दूँगी, फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो अक्सर मिस हो जाते हैं। टेस्ट बच्चे ले लूँगी मैं आपका इंशाल्लाह जल्दी ही, बस 1-2 दिन मेरा अपना थोड़ा वो स्केड्यूल अभी मैनेज हो जाए तो फिर टेस्ट हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और क्लास की टाइमिंग कल से 7:30 पे इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह, ताकि जल्दी स्टार्ट हो और जल्दी ख़त्म हो। और जल्दी स्टार्ट होगी ना तो फिर आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी। अभी कल का लेक्चर अब 100% अपलोड हुआ है, अब उसकी आगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही है। तो यूट्यूब पे जब अपलोड करते हैं ना तो वो पूरा का पूरा हमारा असेस करते हैं कि कॉपीराइट तो नहीं है, किसी और का लेक्चर तो नहीं उठाया हुआ,
अगर कॉपीराइट हो ना तो आपकी वो मोनेटाइज नहीं होती चीज़। और दूसरी बात ये है कि यूट्यूब पे वैसे मैं अपलोड नहीं करती थी, लेकिन आप लोगों की मैंने आसानी के लिए किया है, क्योंकि गूगल पे अगर मैं आप लोगों को लेक्चर शेयर करूँ ना तो वो गूगल पे आप लोगों का रिकॉर्डेड आप लोग रख नहीं सकते, सेव नहीं कर सकते ना। अब ये है आप लोग डाउनलोड करके रख लें, बाद में पढ़ सकते हैं। और मतलब ये एक्सेस जो आप लोगों की है, ये जैसे आप लोग के सेशन के 5-10 दिन बाद ये वाले सारे लेक्चर्स यहाँ से मैं इनको मतलब गायब कर दूँगी यूट्यूब से, देखूँगी। और ये इतना इशू भी नहीं है, जब हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं आगे, अब जैसे अगला सेशन होगा तो उसमें और नई चीज़ें होंगी, ज़ाहिर है ज़्यादा चीज़ें मेरी भी लर्निंग ज़्यादा हो गई होगी। अब मैंने जो इससे पहले सेशन लिया था आईडी वाला, उसमें कई चीज़ें थी तब नहीं थी, अब ऐड हुई हैं, तो ये भी है। लेकिन फिर ये भी है ना कि अब फिर तो यूट्यूब पे है, तो आप लोग भी कहेंगे इस तरह, तो फिर हम यूट्यूब से देख के जिस मर्ज़ी के लेक्चर ले लें। आप लोगों के कहने पे ही मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए थे, हैं। फिर आप लोग कहेंगे जब फ्री में मिल रहे हैं तो फिर हम पे करके क्यों पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, जिन्होंने फ़ी दी है तो वो मतलब हक हलाल होगी, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। और यूट्यूब पे मतलब मैं इसकी ना सेस ख़त्म कर दूँगी थोड़े दिन बाद, ताकि बाकी स्टूडेंट के साथ जाती नहीं हूँ, ठीक है। चलें ठीक है, क्लास को ऑफ़ करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप लोग, और मेहनत करिएगा। डाउन सिंड्रोम के MCQs की जाके प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ठीक है। जहाँ से समझ नहीं आएगा तो आप लोगों ने पूछ लेना है। और ठीक है, क्लास को ऑफ़ करते हैं, और मैं कोशिश करूँगी जल्दी रिकॉर्डिंग इनकी शेयर कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।